Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, just we have completed our chapter number 8, that was about trigonometry. But today we are going to start chapter number 9, that is about applications of trigonometry. Just we have talked in the previous lecture, that was about chapter number 8. Right, some basics of trigonometry are given there, and we have discussed about some trigonometric ratios, about sine, cos, tan, and we have solved some basic example. And I have tried to solve all the example in exercise 8.4, and still I have left 2 or 3 examples for you. And if you are facing any problem to solve those kind of equations, then you can ask me. Either you can put all the questions in our WhatsApp groups. But friends, today new chapter, applications of trigonometry. This chapter also known as height and distance. Okay friends, and if we talk about the reduction for this year, then remember the examples which are based about angles 30, 60, 30, 45 and 60. The example which are including angles like 30, 45 and 60. This kind of examples are to be asked in examinations, and examples having angle 90 and examples which are having more than 2 right angles. देखिए हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे पता चलता जाएगा जी। ये एग्जाम्पल एक लिया हुआ है मैंने, पहले हम वार्म अप करेंगे कि इसमें करना क्या है बेसिक चीज़ें, लेकिन आपको रिडक्शन के बारे में बता दूं पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल दिया हुआ है 30। तो जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें 30, 45 और 60 वो एंगल दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल सिंपल होते हैं और वही सिलेबस में रखे हुए हैं। जो थोड़े एडवांस है, क्रिटिकल है, जो एंगल 90 है या 90 से थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, व्हाटएवर, तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो हमारे सिलेबस में रखें। और ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें एक साथ 2 राइट एंगल बनाने पड़ेंगे। देखिए जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें भी एक ही एंगल था, राइट एंगल के बारे में हम बात करते थे, हर बार राइट एंगल बना के एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे। इसमें भी आपको राइट एंगल ही बनाना है, लेकिन एक ही राइट एंगल होना चाहिए। जैसे सीबीएसई रिडक्शन साइट पे जो डेटा अभी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंगल राइट ट्राइंगल वाला, राइट एंगल ट्राइंगल वाले सिंपल सम रखे हुए हैं सिलेबस में। इससे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो हटाया गया है, मतलब जिसमें 2 राइट एंगल अगर बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो सम नहीं होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 9.1 का पहला एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 2 बातें हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक होता है लाइन ऑफ विजन। ये 3 टर्म जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें करेंगे क्या, सपोज करते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, और एक यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूँ और बी पॉइंट खड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, दिस इज द बॉटम, ओके, विच इज कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। फ्रेंड्स अगर ये बिल्डिंग के टॉप को मैं अर्थ पे खड़े खड़े, मानो कि मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं किसको, बिल्डिंग के टॉप को, तो मेरा साइट ऑफ विजन क्या हुआ। मैं देखिए, मैं अभी नॉर्मली बता रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, मतलब मेरा सर कैसे होगा, ऐसे होगा ना, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा ना, अगर आप नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस तरह से बनेगी, समझ रहे हो। तो ये जो लाइन है वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, मतलब यहाँ खड़ा और ऊपर देख रहा हो तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट हुआ। सिमिलरली ये साइट, तो ये इट इज नथिंग बट आप कह सकते हो लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं या लाइन ऑफ विजन कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ विजन ने अर्थ की सरफेस के साथ कौन सा एंगल बनाया, देख सकते हैं यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूं थीटा, जो एक ग्रीक अल्फाबेट से, ठीक है। तो लाइन ऑफ विजन ये है नीचे से ऊपर है, क्या आप ऐसे देख रहे हो, है ना। कई बार एक केस आएगा ऊपर देखना पड़ेगा, एक केस आएगा आपको नीचे देखना पड़ेगा, पोजीशन सेम है लेकिन आपका विजन चेंज हो रहा है। एक मानो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दो बिल्कुल स्ट्रेट टू दी माई आईज, और एक बार हॉरिजॉन्टल के ऊपर देखना है, एक बार हॉरिजॉन्टल के नीचे देखना है, तो 2 एंगल बनेंगे। इस केस में आप ऊपर देख रहे हैं, इट मीन्स यहां पे जो एंगल बना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं शॉर्ट में AE लिख रहा हूं।
जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, जब भी आपका लाइन ऑफ विजन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे खड़े हो और बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, इट मीन्स यू आर वॉचिंग अ लिटिल बिट अपवर्ड साइड फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो लाइन ऑफ विजन ने अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एक ये बात याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब आप नीचे से ऊपर देखोगे, जब आपका सर इस तरह से हो जाए ऑब्जर्वर का, तब वो एंगल एलिवेशन बनेगा ऑलवेज। और एक दूसरी बात देखते हैं, मानो कि थोड़ा एक्सटेंड कर लो, मानो कि यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और मानो कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट पे, मानो कि ए तो दे दिया है मैंने, बी पॉइंट पे एक इंसान खड़ा है और उसके फ्रेंड को नीचे देख रहा है अर्थ पे, मानो कि वो सी पॉइंट पे खड़ा है। देखिए दोनों केसेस थोड़े अलग है कंसेप्ट के वाइज देखें तो। इसमें आप देखिए तो नीचे से ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा था, और इस केस में आप देखिए कि बिल्डिंग के टॉप पे मैंने सपोज किया है कि दैट इज द ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और वो सॉइल पे देख रहा है। मतलब कैसे देखता होगा? मानो कि मैं टॉप पे खड़ा हुआ ऐसे देखूंगा ना नीचे, तो मेरा लाइन ऑफ विजन क्या हुआ? ऊपर टॉप टू बॉटम हो गया। इट मीन्स द लाइन ऑफ विजन विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस केस में बंदा टॉप से बॉटम देख रहा है, दोनों में फर्क नजर आ गया। इस यहां से यहां पे जो ऑब्जर्वर खड़ा था वो नीचे से ऊपर देख रहा था, मतलब मैं थोड़ा एरो बता दूं आपको कि वो नीचे से ऊपर देख रहा था। तो नीचे से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और जब टॉप टू बॉटम मतलब नीचे देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप से नीचे देख रहा है, तो यहां पे एक बंदे सी को ऑब्जर्वर अपने फ्रेंड को सी पॉइंट में नजर देख रहा है वो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो अर्थ की लाइन जो है उसको एक पैरेलल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, या मैं क्या कहूँ, ये लाइन ऑफ विजन, फिर से वही की वही बात, ये भी लाइन ऑफ विजन हुआ। लाइन ऑफ विजन ने अर्थ की जो लाइन है उसकी जो पैरेलल लाइन मैंने जो ड्रॉ की है उसके साथ वो एक एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एंगल कब बना है? जब ऑब्जर्वर ने ऊपर से नीचे देखा है। तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एडी। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फ्रेंड्स एक और बात देखिए, आई टोल्ड यू दैट आई हैव ड्रॉन, सपोज दिस इज एल, एम लिख देता हूं, दिस पॉइंट एम, एम बी विच इज कंप्लीटली पैरेलल टू सी डी, ओके। Completely parallel, it means you can see MB, BC and CD. That is a pair of alternate angle and they are always equal. तो क्या इस एंगल को मैं यहां पे बताना चाहूं तो भी बता सकता हूं, because they are always be equal, because pair of alternate angle, और मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो बस, तो ये एंगल आपका ईडी होगा, तो ये भी एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो फ्रेंड्स तीन टर्म है, एक था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ विजन। इन शॉर्ट आपको एक ही ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल में आएंगे तो बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है कि एंगल कहां पे आपको मानना है, नीचे के ऊपर। तो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। यहां पे कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा होगा, कई बार एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है, तो पता चल जाता है कि एलिवेशन है तो ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, डिप्रेशन है तो ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है, तो वो समझ आएगी। लेकिन कई बार वो मेंशन ना करे तो थीटा कहाँ लेना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे और पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वर का जो लाइन ऑफ विजन क्या है, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है। उस तरह से अगर पता चल जाता है तो आराम से इजीली वी कैन डिटरमाइन दैट इज इट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। बस यही कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं। और फ्रेंड्स एक ये बात याद रखिए, ये पूरे चैप्टर में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद लेना है, दैट इज ऑलमोस्ट टेन थीटा। वो ज्यादातर टेन थीटा आएगा और तीन ही वैल्यू ज्यादातर आएगी, 30, 45 एंड 60। तो ये तीन वैल्यू आपको दिमाग में बिठा दो, क्योंकि टेबल तो आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में। तो उसमें ज़्यादातर तीन वैल्यू ज़्यादातर आएगी, 10, 30, 10, 45 एंड 10, 60। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। देखते हैं, पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है।
देखते हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched from the top of the vertical pole, the ground. मतलब फ्रेंड्स एक बात ये रही कि ग्राउंड की सरफेस पे एक पोल खड़ा है, मान लो कि ये ग्राउंड की सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पे एक, मानो कि ग्राउंड सरफेस है, दिस इज पोल, उसको नाम देता हूं ए बी एक पोल खड़ा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग जो रोप है उसको क्लाइंब कर रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30. फ्रेंड्स ये बात ये है कि ये पोल है, पोल के टॉप से और ग्राउंड के सरफेस के साथ एक रोप ऐसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और इस रोप के थ्रू सर्कस का आर्टिस्ट ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है, और जिसकी लेंथ आपको बोल दी है 20 मीटर लॉन्ग है. उसकी लेंथ कितनी बोली? 20 मीटर लॉन्ग. और देखिए यहां पे लिखा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड. ये रोप है, दिस इज रोप. रोप ने ग्राउंड की सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया है? इसने बोला है 30 बनाया है. कितना बनाया है? 30 वो बोल दिया है, ठीक है. ये पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं. इजी. व्हाट इज द क्वेश्चन? एक पोल लिया हुआ है, सर्कस का आर्टिस्ट, पोल के एक एंड से ग्राउंड की सरफेस के साथ एक रोप कनेक्टेड है, मतलब जुड़ी हुई है, और वो रोप के थ्रू सर्कस का आर्टिस्ट ऐसे क्लाइंबिंग कर रहा है और टॉप पे जा रहा है, और ये रोप की जो लेंथ है वो आपको बोलिए 20 मीटर है. रोप ने ग्राउंड के साथ 30 मीटर का एंगल बनाया है, तो यहां पे, यहां नहीं बनाएंगे तो फ्रेंड्स राइट एंगल है, क्योंकि पोल ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि परपेंडिकुलर खड़ा रहता है ना. तो ये तो 90 है ही, 90 है. इट मींस इज वन थिंग इज क्लियर दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो आपको क्या फाइंड करने को बोल रहा है? वो आपको बोला है कि आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब लेंथ ऑफ पोल. और आपके पास क्या क्या है? आपके पास एक एंगल ऑफ, एक एंगल है और एक हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताई हुई है. तो फ्रेंड्स आपको ये, और आपको ये भी फाइंड करना है. तो ये साइड आपके पास है और ये फाइंड करनी है, तो और एंगल ये कंसीडर करना है. तो ये 30 की ये साइड कौन सी बनेगी? अपोजिट. क्या बनेगी? अपोजिट. और ये 20 हाइपो बनेगा, राइट. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ जिसमें एक साइड अपोजिट आती हो और एक साइड हाइपोटेन्यूज आती हो? याद करिए. 10 लगाओ. 10 में तो अपोजिट बाय एडजेसेंट आता है, ये अपोजिट और एडजेसेंट दोनों में से एक भी साइड नहीं है, तो क्या करोगे? 10 लेने का मतलब नहीं है. आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो. तो हाइपोटेन्यूज आती हो ऐसे दो रेशियो है मेरे पास ज्यादा, साइन एंड कॉस, राइट. कॉसेक भी है लेकिन उसमें एडजेसेंट साइड आएगी ना. तो साइन लेने से अगर काम चलता है तो साइन लीजिए, अगर कॉस लेने से काम होता है तो कॉस लीजिए. देखिए कॉस लूंगा तो एडजेसेंट बाय हाइपो आएगा, लेकिन मुझे एडजेसेंट फाइंड नहीं करना, तो क्यों कॉस लूं? मुझे अपोजिट करना है ना. तो अपोजिट और एडजेसेंट एक ही रेशियो में आएगा, वो है साइन, है ना. यू नो साइन 30 इक्वल टू क्या बनेगा? अपोजिट बाय हाइपो. ये फॉर्मूला आपको याद है ना, अपोजिट बाय हाइपो. चलिए ये एंगल कंसीडर किया है, तो अपोजिट साइड कौन सी हुई? ए बी. ए बी इज योर अपोजिट साइड्स. हाइपो इट इज नथिंग बट 20 मीटर, राइट. अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, तो इस इस चैप्टर में भी आपको रफली टेबल को ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट वैल्यू आप उठा सको. But right now sin 30, I know the value of sin 30, that is about 1/2. I will write 1/2, right. Then AB equal to 20/2, okay, and AB equal to 10 मीटर. चलिए AB क्या है? लेंथ ऑफ पोल, और वो कितना मिला मुझे? 10 मीटर मिल गया. इजी. चलिए इट डजंट मीन दैट आपको साइन लोगे तो ही आंसर आएगा. अगर आप cos 30 लोगे तो भी आपको एडजेसेंट मिलेगी
और इसके बाद 10 ले लोगे तो भी मिल जाएगा। रेशियो आप कोई भी लोगे आंसर तो आना ही है, लेकिन जल्दी किस में कौन सा रेशियो लेने से आपको क्विक आंसर मिलता है। तो आपको ये देखना है कि जिस साइड आपको दी है वो और कौन सी फाइंड करनी है, वो दोनों कौन से रेशियो में आती है। तो यहाँ पे मुझे अपोजिट फाइंड करनी थी, हाइपो मेरे पास था, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे साइन में मिलता है। ठीक है, तो साइन ही ले लो ना, फिर दूसरा क्यों सोचते हो। साइन 30 ले तो यू विल गेट इजीली ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट्स वेरी इजी एंड यू गॉट इट। नेक्स्ट वी सी द अनदर एग्जांपल। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अनदर एग्जांपल, सेम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन? A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it. एंगल कितना दिया हुआ है? 30. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बड़ा सा ट्री अर्थ सॉइल पे खड़ा है। चलिए ये मान लेता हूँ कि बड़ा सा ट्री सॉइल पे खड़ा है और ये सॉइल है, ठीक है। और बहुत तेजी से स्टॉर्म आया और ट्री बैंड हो गया, मतलब टूट गया। टूट के क्या हुआ, मानो कि यहाँ ये पॉइंट से टूटा और टूट के, मान लो कि मैं ये टूट के ये पोर्शन जो खड़ा था वो बैंड हो गया, ऐसे ऐसे बैंड हो गया, बिल्कुल यहाँ आके टच हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? नाम दे देता हूँ ABCD। AC पूरा ट्री है ना, और स्टॉर्म की वजह से AB जितना टुकड़ा ऐसे बैंड होकर ग्राउंड के साथ मिल गया, मतलब ऐसे खड़ा था फिर ऐसे हो गया, ठीक है। और आगे कहा है कि ये जो बेंडिंग पार्ट है, मतलब ये तो टॉप ही है ना, ऐसे सीधा करो तो यहाँ चला जाए, उसको बेंड करके यहाँ लाओ तो यहाँ आ जाए। तो टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग द एंगल 30 विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के साथ कितना एंगल इसने बनाया हुआ है? 30 एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये भी बोला है कि टूटने के बाद ये जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ट्री के फुट की कितनी दूरी पे आके वो सरफेस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 8 मीटर की दूरी पे। जहाँ पे अर्थ ये सॉइल ट्री खड़ा है वहां से 8 मीटर की दूरी पे, एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर पे वो ट्री का टॉप आके टच कर रहा है, मतलब ये सीढ़ी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। आर यू गेटिंग? पूरा ट्री खड़ा है AC, स्टॉर्म की वजह से आधा टूट गया, टूट के ये पोर्शन ये था वो बिल्कुल यहाँ पे बैंड हो गया और अर्थ के साथ अर्थ के सरफेस के साथ आके जुड़ गया, मतलब वहां पे मिल गया। और वो पॉइंट ट्री के फुट से 8 मीटर की दूरी पे है, मतलब CD इज 8 मीटर, एंगल इज 30। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री। तो मुझे बताइए लेंथ ऑफ द ट्री कौन सी, मतलब मैंने क्या AC पूरा ट्री है ना, भले ही ये पोर्शन टूट के यहां मिल गया हो, लेकिन आपको तो पूरी ट्री की लेंथ फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द एंटायर ट्री। इसका मतलब कि ये जो टुकड़े हैं दोनों, मानो कि AB जितना होगा, मानो कि AB y है तो वही टुकड़ा यहाँ पे आके मिला है ना, तो लेंथ तो वही की वही रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये y मीटर का टुकड़ा जो है पार्ट ऑफ द ट्री वो स्टॉर्म की वजह से टूट गया और बैंड होकर अर्थ की सरफेस के आके मिल गया, तो लेंथ तो वही की वही, वो भी y मीटर था और वही y मीटर का टुकड़ा जो था वो स्टॉर्म की वजह से टूट के यहाँ पे अर्थ के पॉइंट के साथ मिल गया, मतलब दिस इज y मीटर, दिस इज ऑल्सो y मीटर। और ये मान लो कि ये x मीटर है, तो ट्रीज की टोटल लेंथ कितनी है? x प्लस y। ये दोनों की वैल्यू आप फाइंड करोगे और उसका सम करोगे, देन यू विल गेट द हाइट ऑफ द होल ट्री, राइट। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है। ये जितना होगा उतना ही कि उतना वही होगा, राइट। देखिए एक एंगल भी दिया हुआ है और ये तो साइड आपके पास है ही। तो देखिए ट्राइंगल BCD कंसीडर कर दीजिए। लुक एट हियर नाउ, कंसीडर ट्राइंगल BCD वेयर C इक्वल टू 90, ठीक है। अगर मैं BCD देखूं तो BCD में एक साइड, अगर ये एंगल हमें कंसीडर करना है तो एडजेसेंट साइड मेरे पास है और अपोजिट साइड नहीं है। तो मैंने क्या कहा था
एक साइड दी हुई है और x मुझे फाइंड करना है और वो अपोजिट साइड है। तो अपोजिट और एडजेसेंट वाला रेशियो किस में आता है? tan थीटा में ना। तो फर्स्ट वी विल टेक tan 30 इक्वल टू अपोजिट। अगर ये कंसीडर करो तो अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? BC। ट्राइंगल कौन सा है? BCD। तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC बाय एडजेसेंट होगी CD। tan 30 की वैल्यू फ्रेंड्स टेबल में देखोगे यू विल गेट 1/√3। ओके, दिस इज 1/√3। BC कितना है मुझे फाइंड करना है, इट मींस दिस इज x और CD कितना है? 8। इजी। देन व्हाट इज x? x इक्वल टू 8/√3। चलिए x मिल गया, अभी भी y फाइंड करना है, फिर दोनों का एडिशन कर लूंगा, ठीक है। चलिए अब मुझे y फाइंड करना है और ये साइड तो मुझे है, तो एडजेसेंट या तो अपोजिट भी तो है, अब तो क्या फर्क पड़ता है, x मुझे मिल गया है, 8/√3 है ना। तो आप cos भी ले सकते हैं, cos लोगे तो ये एडजेसेंट बाय हाइपो, cos से भी y मिलेगा, और साइन लोगे तो भी y मिलेगा, है ना। हाइपो वाला आप हाइपो फाइंड करना है तो हाइपो दोनों में आता है, साइन में आता है, cos में आता है, दोनों में से कोई भी यूज करोगे यू विल गेट। ओके, राइट नाउ आई एम यूजिंग sin 30। इफ sin 30 then opposite by hypo, what is opposite? BC and hypo क्या है? BD। sin 30 अगले एग्जांपल में आया था 1/2 है ना। BC कितना? 8/√3 और BD कितना है? Y है, राइट। तो 1/2 8/√3। ओके, अब क्या करेंगे? y√3 यहां ले जाओ, इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 16/√3। ये y मिल गया, बट लेंथ ऑफ द ट्री इज x प्लस y। तो ओके, लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू AB प्लस BC, AB plus BC, and it is nothing but x plus y. And what is x? 8/√3 plus 16/√3. LCM इक्वल है 16 plus 8 that is 24। अगर थोड़ा सा एक्सपांड करें तो 8 3 8 इंटू 8 3 √3 होता है 24, और 3 को 2 बार √3 लिख सकता हूँ, 8 इंटू √3 बाई √3। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे किया क्या मैंने, 24/√3 था, एंड 24 इज नथिंग बट 8 इंटू 3 बाई √3। ओके, 8 विल बी कंटिन्यूड, 3 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 2 times √3, √3 into √3 it is nothing but 3, so I have written 2 times √3 and denominator √3 is already there, 1 √3 already cancelled, now what is left? Only 8 √3, 8 √3, and this is your length of the tree। वो पूरा क्वेश्चन में वही बताया था कि एक ट्री खड़ा है अर्थ की सरफेस पे, स्टॉर्म की वजह से आधा बैंड होकर टूट जाता है, तो बैंड होकर टूट के डी पॉइंट में आके मिल गया, और कितनी दूरी पे वो मिलता है, तो जो ट्री का फुट पॉइंट है, मतलब जो फुट है, वहां से 8 मीटर की दूरी पे वो सरफेस पे आके मिलता है। इट मींस वी हैव एन एंगल अबाउट 30 and the distance of the point of the top of the tree from the foot of the tree which is about 8 meter, and we are asked to find the entire length of the tree. So what we have done here, first we have considered triangle BCD where C equal to 90, and I have assumed that suppose tan 30 because I need to find x, and x is already involved in 10 trigonometric ratio, so I got tan 30 equal to BC by CD, and later on I got x equal to 8/√3. Again still I need to find the value of y, so again I use this sin 30 because I know hypotenuse is involved in sin and cos, so either I am using sin theta or cos theta, in both the case I will have answers, so that's why I use sin 30. So sin 30 is nothing but BC by BD, BC sin 30 it is nothing but 1/2, and I got this by simple maths, I got the value of y, that is about 16/√3. Length of tree it is nothing but you can see x plus y.
द सम ऑफ x plus y shows the length of the tree. So I got here AB plus BC, x plus y, and by simple maths I got 8 root 3. And 8 root 3 यहाँ पे रूट 3 की जगह पे 1.73 रखोगे, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमेरिकल में आंसर मिलेगा, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, 8 रूट 3 रखोगे तो अभी करेक्ट आंसर है. ओके, तो बाय दिस वे you can try to solve other example already exist in our this exercise 9.1. ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.